नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस करने हैं। हिंदू में तो देखो ये 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इशू सेम है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो इनको तो हम कंबाइन करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का, अर्बन फ्लड से संबंधित, और लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दादा भाई नौरोजी से संबंधित इंडियन एक्सप्रेस का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अर्बन फ्लडिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन देखो जीएस पेपर 1 में भी यूपीएससी अर्बन फ्लड्स से संबंधित क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो जीएस पेपर 1 से भी आप इसे रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो ऑलमोस्ट हर साल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी सिटीज़ में इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने जो तस्वीर है ये दिल्ली के मिंटो ब्रिज की है। यहाँ पर एक ड्राइवर की डेथ हो गई पानी में डूबने की वजह से, लेकिन बावजूद इसके चूंकि देखो फ्लड हर साल आती है, पानी हर साल जमा हो जाता है, बावजूद इसके सरकारों के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है इस प्रकार की अर्बन फ्लडिंग को रोकने के लिए। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार अर्बन एरियाज में फ्लड आती क्यों है? देखो अर्बन एरियाज में जो फ्लड आती है ना, वो रूरल एरियाज के अपेक्षाकृत अलग है। आमतौर पे ग्रामीण इलाकों में जो बाढ़ आती है वो नदी में पानी का लेवल बढ़ने की वजह से आती है। पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि एम्बैंकमेंट तोड़ के पानी बाहर आ जाता है और बहुत सारे इलाके जलमग्न हो जाते हैं, यानी वहां पर पानी जमा हो जाता है। लेकिन देखो अर्बन एरियाज में बाढ़ अक्सर इसलिए आती है क्योंकि एकदम से बहुत तेज बारिश आ जाती है, लेकिन बारिश के कारण जो पानी जमा हुआ है उसकी निकासी नहीं हो पाती, पानी जल्दी से ड्रेन नहीं हो पाता। इस वजह से अर्बन एरियाज में फ्लड देखने को मिलती है। और इस बार जैसा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है कि सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी देश के कुछ इलाकों में। दिल्ली की बात करें, अकेले 19 जुलाई को 70 mm की बारिश हुई। मुंबई में अभी तक 26% ज़्यादा रेनफॉल हुई है पिछले साल के अपेक्षाकृत, तो जल भराव की सिचुएशन ज़्यादा पैदा होगी। रीजन्स की बात करें, देखो सबसे पहला रीज़न ये है अर्बन फ्लड्स का, पानी की निकासी के लिए जो नाले होते हैं वहाँ पर चोकिंग हो जाती है। चोकिंग का मतलब आपने कंस्ट्रक्शन से संबंधित कचरा गिर दिया नाले में, तो नाले में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी, पानी आगे नहीं जा पाएगा या बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आगे जा पाएगा। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न, अर्बन एरियाज में कॉन्क्रीटाइजेशन ज़्यादा होता है, हर तरफ कॉन्क्रीट ही कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर होते हैं, तो पानी नीचे नहीं जा पाता। ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न, इवन देखो अर्बन एरियाज में मैन एक्टिविटीज़ के कारण हीट इफेक्ट देखने को मिलता है, जिस वजह से बारिश ज़्यादा आती है और पानी ज़्यादा जमा होता है। चौथा रीज़न, प्लानिंग काफ़ी बेकार होती है। काफ़ी अर्बन एरियाज में प्लानिंग इस प्रकार से नहीं होती कि पानी की निकासी ठीक ढंग से हो सके। हैजार्ड वे में डेवलपमेंट होती है, यहाँ घर बना दिया, वहाँ घर बना दिया, लेकिन इस प्रकार से हैजार्ड वे में जब डेवलपमेंट होती है तो पानी की निकासी अच्छे से नहीं हो पाती। नेक्स्ट रीजन, इलीगल एंक्रोचमेंट हो जाती है। जो देखो पहले नेचुरल नाले हुआ करते थे या फिर नदियां हुआ करती थी, वहां पे इंक्रोचमेंट हो जाता है, मतलब लोग घर बना के बैठ जाते हैं या फिर कुछ दूसरे स्ट्रक्चर बना लिए, अतिक्रमण हो गया, इस वजह से वहां से अब पानी की ड्रेनिंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट रीजन, इवन देखो जो सीवरेज हैं वो भी बहुत पुराने हैं। कई सारी जगहों पर सीवरेज इतने पुराने हैं कि सिटी का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, लेकिन सीवर पुराने के पुराने हैं, तो बढ़ी हुई पॉपुलेशन के हिसाब से वो सीवरेज पानी की निकासी नहीं कर पाते। नेक्स्ट रीज़न, काफ़ी बार देखो पड़ोसी राज्य भी एकदम से पानी छोड़ देते हैं नदियों में, इसकी वजह से भी शहरों में बाढ़ आ जाती है। जैसे दिल्ली का आरोप लगता है हरियाणा के ऊपर कि आपने एकदम से यमुना नदी में पानी छोड़ दिया, यमुना में जो पानी का लेवल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया दिल्ली में, और इसकी वजह से
बाढ़ आ गई। ये बारिश से अलग रीज़न है, वही रीज़न जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ में बाढ़ आती है, नदी में पानी का लेवल बढ़ना। तो ये हमने इस प्रकार से कुछ रीजंस की बात की। नुकसान देखो काफ़ी ज़्यादा होता है। अर्बन फ्लड से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो जाती हैं, काफ़ी तरह की बीमारियां फैलने का खतरा हो जाता है, जैसे टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस। इवन देखो अभी जो असम में फ्लड आई, कोविड-19 से संबंधित जो यूज्ड पीपी किट्स या फिर डायग्नोस्टिक किट्स थे वो पानी में बह गए बाढ़ की वजह से। अब सोच के देखो कितना इन्फेक्शन फैल सकता है इस वजह से। ट्रैफिक जाम की भी सिचुएशन देखने को मिलती है। नुकसान देखो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो एक वो भी समय था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान जिस प्रकार से ड्रेनेज व्यवस्था थी उसकी आज भी तारीफ होती है कि उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, जो हमारी इस सिविलाइजेशन के लिए गर्व की बात है। बट फिलहाल के ईरा में ऑलमोस्ट हर साल हमारे सिटीज़ में इस प्रकार की फ्लड देखने को मिलना ये काफ़ी चिंता की बात है। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, विभिन्न सरकारों को, कि हर साल जो रिपीट होता है अगले साल कम से कम वो रिपीट ना हो। दुनिया में या फिर इवन हमारे देश में कई सिटीज़ में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है इन फ्लड्स को रोकने के लिए, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए। जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हर साल मानसून सीजन से पहले ड्रेन्स की सफाई करना, ये इंश्योर करना कि कंस्ट्रक्शन संबंधित कचरा जो है या फिर ऐसा वेस्ट जो आसानी से डिस्पोज नहीं होता है उसको नदियों नाली में नहा बहाया जाए। एंक्रोचमेंट अगर होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। ये सारी चीज़ें जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की उनके समाधान को एड्रेस करना चाहिए म्यूनसिपैलिटीज़ को और सरकारों को, राज्य सरकारों को भी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया अर्बन फ्लड्स के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले तो देखो कोर्ट के पास जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स हैं उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो जुडिशरी इंडिपेंडेंट रूप से अपना काम कर सके और कोई भी पर्सन जुडिशरी की कार्रवाई में हस्तक्षेप ना करे, ये इंश्योर करने के लिए जुडिशरी को पावर्स दी गई हैं हमारे संविधान में। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा सकती है जुडिशरी। अब देखो दो तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, एक सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पहले बात करते हैं सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है। अगर कोई पर्सन जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को मानने से इनकार कर देता है तो ये सिविल कंटेम्प्ट है जुडिशरी का। अब बात करते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है। अगर देखो कोई पर्सन जुडिशरी का अपमान करता है, अपमान का मतलब है स्कैंडलाइजेस, यहां पे देखो लिखा हुआ है साफ साफ। अगर कोई पर्सन जुडिशरी का स्कैंडलाइजेस करता है, अपमान करता है, या फिर जुडिशरी की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का काम करता है ताकि जुडिशरी अच्छे से एडमिनिस्टर ना कर सके, तो उस पर्सन पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। संविधान के इन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए 1971 में एक एक्ट आया था, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ये तो हमने बेसिक्स डिस्कस किए। अब आर्टिकल की बात करते हैं। लॉ मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉ कमीशन को कहा कि देखो कंटेम्प्ट की पावर्स में जो स्कैंडलाइजेस वाला प्रोविजन है ये काफी ज्यादा वेग और एम्बिगुअस है। ये हमने ब्रिटेन से लिया था, लेकिन ब्रिटेन ने अब इस प्रोविजन को खत्म कर दिया है। इंडिया में भी हमें अब इस प्रोविजन को हटा देना चाहिए 1971 द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट से। लेकिन लॉ कमीशन ने मना किया है। लॉ कमीशन ने यह कहा है लॉ मिनिस्ट्री को कि देखो सुप्रीम कोर्ट के पास जो ये कंटेम्प्ट की पावर है वो पावर्स सुप्रीम कोर्ट को इस एक्ट से नहीं मिलती, वो पावर्स सुप्रीम कोर्ट को मिलती है आर्टिकल 142 से। अगर इस एक्ट से हमने ये प्रोविजन हटा भी दिया तो भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स रहेंगी, और अगर कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट का अपमान करता है तो इन्वेस्टिगेट करके सुप्रीम कोर्ट उस पर्सन को पनिश कर सकेगा आर्टिकल 142 का यूज करके। तो एक्ट से हटाने का कोई मतलब बनता है नहीं। वैसे देखो कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंटेम्प्ट की पावर्स के बारे में जो यूपीएससी पूछ सकती है प्रीलिम में। अगर कोई पर्सन जुडिशरी का कंटेम्प्ट करता है तो 1 साल के अंदर अंदर
कंटेम्प्ट पावर्स से संबंधित कार्रवाई की जा सकती है जुडिशरी के द्वारा उस पर्सन के खिलाफ। ऐसा नहीं कि आज कोई पर्सन जुडिशरी की अवहेलना कर रहा है तो 2 साल बाद जुडिशरी जागे और बोले कि 2 साल पहले आपने हमें यह कहा था, आपने हमारा अपमान किया था। नहीं, 1 साल के अंदर अंदर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है जुडिशरी के द्वारा उस पर्सन के खिलाफ जो जुडिशरी का अपमान करता है या फिर जुडिशरी की प्रोसीडिंग में बाधा पहुंचाता है। और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिहाज से, कंटेम्प्ट की जो पावर्स हैं वो हायर कोर्ट्स के पास हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास हैं और हाई कोर्ट्स के पास हैं। जो लोअर कोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो किसी पर्सन के खिलाफ कंटेम्प्ट के चार्जेस नहीं लगा सकती। हाँ, इतना जरूर है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई पर्सन अपमान करता है तो जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट होगी वो कंटेम्प्ट का चार्ज लगा सकती है उस पर्सन के खिलाफ जिसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपमान किया है। तो ये तो हमने बात की बेसिक्स की। क्वेश्चन उठता है अब क्या हुआ है। देखो, प्रशांत भूषण फेमस एडवोकेट हैं, इन्होंने 2 ट्वीट्स किए और इन ट्वीट्स के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। क्या है इन ट्वीट्स में? पहले ट्वीट में जो हमारे अभी फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी एक फोटो पर कमेंट किया गया है। कमेंट करते हुए कहा गया है कि एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50 लाख की बाइक चला रहे हैं, बीजेपी नेता की हैं, मास्क नहीं पहन रखा है। दूसरी तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बंद करके रखा है और देश के सिटीजन्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पर जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे ट्वीट में प्रशांत भूषण ने कहा, पिछले 6 सालों में डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हुई है बिना इमरजेंसी लगे और इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी रोल है, खास करके पिछले 4 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो ये 2 ट्वीट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन ट्वीट्स के जवाब में प्रशांत भूषण के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की हैं। तो फिर से डिबेट स्टार्ट हो गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर्स होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। आप कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए हाल फिलहाल के, जब कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की। अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जर्नलिस्ट एस गुरुमूर्ति के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि एस गुरुमूर्ति ने ट्वीट किया था कि कोर्ट का जो डिसीजन है भीमा कोरेगांव वायलेंस केस में वो बाइस्ड है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं केतन तिरोडकर, इनको 3 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और 2000 रुपये का फाइन किया, क्योंकि इन्होंने डिफेमेटरी एलिगेशंस लगाए थे सीटिंग जजेस के अगेंस्ट और रिटायर्ड जजेस के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर। इसके बाद देखो हम दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं उन आर्गुमेंट्स की जो एडवोकेट करते हैं जुडिशरी के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर होनी चाहिए। फर्स्ट आर्गुमेंट, देखो जस्टिस की फाउंडेशन यानी नींव को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन के जवाब में यूपीएससी को आदेश देते हैं कि आप देश की टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ में भी प्रीलिम के सेंटर्स बनाइए। यह हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लीजिए। लेकिन यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट की इस बात को नहीं मानती है। तो अब देखो सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर का ही तो सहारा लेगी ना। बुलाएगी यूपीएससी के चेयरमैन को, भैया हमने आपको आदेश दिया था, आपने हमारी बात क्यों नहीं मानी, अब हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर ही नहीं होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट की बात मानेगा कौन? समझ गए? मतलब कोर्ट की बात तभी लोग मानेंगे ना जब उनके पास पावर होगी। अगर उनकी कोई बात नहीं मानता है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट है कि जस्टिस की फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर का होना जरूरी है। इसके अलावा देखो कोर्ट जब फंक्शन करती है तो कोर्ट की फंक्शनिंग में भी डेकोरम को मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स ना हो जजेस के पास तो फिर वकील गाली गलौज कर सकते हैं जजेस के साथ, मतलब अति कर सकते हैं, ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो कोर्ट की फंक्शनिंग के लिए ठीक ना हो।
तो कोर्ट की फंक्शनिंग ठीक से चलाने के लिए भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स का होना जरूरी है, और अगर ये पावर्स ना हो तो कोर्ट में जजेस को धमकी भी दी जा सकती है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, काफ़ी बार देखो बहुत से लोग अनाप शनाप आरोप लगा देते हैं जजेस पर। इससे एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि जुडिशरी की जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाती है। लोगों को लगने लगता है कि जजेस भी बिके हुए हैं, जुडिशरी भी ठीक से काम नहीं करती। अगर देखो ऐसा होता है तो फिर लोग जुडिशरी के पास जाएंगे नहीं जस्टिस को एक्सेस करने। उन्हें लगेगा कि जुडिशरी के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो लोग अनाप शनाप आरोप ना लगाएं बिना किसी बेसिस के, ये इंश्योर करने के लिए जुडिशरी के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर का होना जरूरी है। इस पर्टिकुलर केस में कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है प्रशांत भूषण के अगेंस्ट जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है ये सही है। बात सिर्फ इन 2 ट्वीट्स की नहीं है, इससे पहले भी प्रशांत भूषण काफ़ी बार ऐसे ट्वीट्स कर चुके हैं जिनसे कोर्ट की जो डिग्निटी है वो हर्ट होती है, वायलेट होती है और कोर्ट की रेपुटेशन खराब होती है। इससे पहले प्रशांत भूषण कुछ जजेस पर करप्शन के आरोप भी लगा चुके हैं बिना सबूत के। तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ जजमेंट्स अब हम देख लेते हैं इसी से संबंधित। जगदीश सिंह केहर और ऑनरेबल के.एस. राधाकृष्णन की बेंच ने सुब्रतो राय सहारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यह कहा था, अगर जुडिशरी के ऑर्डर्स को नहीं कॉम्प्लाई किया जाता है, नहीं माना जाता है, तो फिर इससे जुडिशियल सिस्टम की जो फाउंडेशन है वो हिल जाती है और रूल ऑफ लॉ वायलेट हो जाता है, जिसको प्रोटेक्ट करना, सम्मान करना ये कोर्ट का काम है और ये ज़रूरी भी है जनता का जुडिशरी में विश्वास मेंटेन रखने के लिए। कुछ और जजमेंट्स देखिए। हीरालाल दीक्षित वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954। इस जजमेंट में कहा गया था, अगर देखो जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में बाधा क्रिएट की जाए, ऑब्स्टेकल क्रिएट की जाए, सिर्फ ये कंडीशन नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की। अगर जनता की निगाह में कोर्ट की रेपुटेशन को हर्ट किया जाता है, डिग्निटी स्पॉइल की जाती है, तब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। के डेपेत्री वर्सेस ओपी गुप्ता 1971 केस में यह कहा गया था, अगर कोई एक्ट जुडिशरी का कॉन्फिडेंस कम करता है जनता की निगाहों में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में रुकावट डालता है, जजेस की रेपुटेशन को प्रभावित करता है, तो फिर आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142 के तहत इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक तरफ के आर्गुमेंट्स, एक तरफ की जजमेंट्स डिस्कस की। अब हम बात करते हैं दूसरे तरफ के आर्गुमेंट्स के बारे में। सबसे पहला आर्गुमेंट देखो, काफ़ी सारी फॉरेन डेमोक्रेसीज जैसे कनाडा, यूएसए, यूके, इन देशों में इस लॉ को ख़त्म किया जा चुका है। हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ को लिया था यूके से, उन्होंने हम पे राज किया था, लेकिन वहाँ पर भी अब ये जो लॉ है डाइल्यूट हो चुका है। यूके के लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया था 2012 में कि इस लॉ को पूरी तरह से एबोलिश कर दिया जाए और यूके के जजेस अब इस लॉ को नहीं इस्तेमाल करते हैं। 2 एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। काफ़ी फेमस उनकी जजमेंट थी स्पाई कैचर जजमेंट, 1980s में डिलीवर की गई थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा। उस समय देखो एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है डेली मिरर, उन्होंने एक कार्टून पब्लिश किया जिसमें लॉ लॉर्ड्स के बारे में कहा गया था, यू ओल्ड फूल्स, मतलब आप बूढ़े मूर्ख लोग। सोच के देखिए, लॉ लॉर्ड्स के बारे में ये बात कही गई थी, लेकिन बावजूद इसके जजेस ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की न्यूज़पेपर के एडिटर के अगेंस्ट। जज ने कहा, मैं बूढ़ा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, फूल हूं या फिर नहीं हूं ये परसेप्शन का मैटर है। तो ये कहकर उन्होंने न्यूज़पेपर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट की। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है 2016 का, यही न्यूज़पेपर डेली मेल, इन्होंने एक फ़ोटो पब्लिश की उन जजेस के बारे में जिन्होंने ब्रेक्जिट के बारे में जजमेंट दी थी, और फोटो के नीचे कहा गया था एनमीज ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के दुश्मन। कोर्ट ने इस फोटो पर टिप्पणी करते हुए कहा
ये जो फोटो है वैसे तो काफ़ी ख़राब है, बैड लाइट में है, लेकिन उन्होंने फिर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट की। इवन यूएसए में भी अब जजेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट करते हैं अगर जजेस के ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है। हमारे देश की अगर हम बात करें, ये कुछ केस हैं। ऑटो शंकर केस 1994। इस केस में कोर्ट ने काफ़ी फेमस सुलिवन डॉक्ट्रिन को इन्वोक किया था। इस डॉक्ट्रिन के अनुसार जो लोग पब्लिक में हैं उनके ऊपर कमेंट भी किए जाएंगे, एलिगेशंस भी लगाए जाएंगे। देखो ये कमेंट्स, ये एलिगेशंस अगर बोनाफाइड हैं, इंटेंशन सही हैं एलिगेशंस लगाने वाले की, बेशक एलिगेशंस झूठे हों, कमेंट्स झूठे हों, तो भी पब्लिक पर्सनालिटीज़ को ओपन रहना चाहिए इन एलिगेशंस के अगेंस्ट, कमेंट्स के अगेंस्ट। दूधा PNV शिवशंकर केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जजेस को अपनी डिग्निटी को अपहोल्ड करने के लिए। समझ रहे हो, जजेस की डिग्निटी और कोर्ट्स की डिग्निटी दोनों में डिफरेंस है। डेमोक्रेसी में आइडियाज़, क्रिटिसिज्म ये सब चलते रहते हैं और डेमोक्रेसी की नींव इन्हीं पे टिकी होती है। इसलिए जजेस को स्वागत करना चाहिए इन सब आइडियाज़ का, क्रिटिसिज्म का, जब तक कि ये आइडियाज़ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में रुकावट ना डालें। इसके बाद नेक्स्ट केस है अरुंधति रॉय केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था अगर देखो जज, जुडिशरी या फिर जुडिशरी की फंक्शनिंग का क्रिटिसिज्म होता है और ये गुड फेथ में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो इसका मतलब ये नहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो ये हमने काफ़ी सारी जजमेंट्स डिस्कस की, ये ज़रूरी भी है क्योंकि देखो जजमेंट्स लिखने से वैल्यू एडिशन होता है और काफ़ी बार तो सीधा सीधा जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया जाता है। इसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स के अगेंस्ट दूसरा आर्ग्यूमेंट डिस्कस करते हैं। आर्टिकल में कहा जाता है देखो एक तरफ महामारी है और सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि दूसरी कोर्ट्स भी जो केसेस काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट हैं उनको एंटरटेन कर रही हैं कोर्ट्स। तो ये जो केस हैं इतना अर्जेंट नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे। एक तरफ बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मैटर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित मामले, वो अर्जेंटली बेसिस पर उनकी सुनवाई होनी चाहिए। और ये प्रशांत भूषण वाला जो केस है अभी फिलहाल इतना अर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो जो डेफिनेशंस हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट की 1971 वाले एक्ट में, ये काफ़ी ज़्यादा वेग हैं और इवन कोर्ट के पास सू मोटो पावर्स भी हैं प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की, तो इससे मैटर बल्कि और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, हमारे संविधान में आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 129, आर्टिकल 215 ये जनता के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डाइल्यूट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो जजेस खुद ही अपने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे हैं तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट टिप्पणी की गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, तो वो केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ही देखेंगे या फिर उनके साथ ही जज देखेंगे, तो फिर ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। आपसे संबंधित मामला है और आप ही उस मामले की सुनवाई कर रहे हो, समझ गए, तो यहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद डेमोक्रेटिक इथोस के अगेंस्ट है। देखो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, डेमोक्रेसी में जनता को बोलने का अधिकार होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का अधिकार होता है। अगर जनता कुछ भी नहीं बोलेगी तो फिर तो जुडिशरी में करप्शन बढ़ता जाएगा। काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए भी हैं, जैसे जुडिशरी में सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस सामने आए और उनमें कार्रवाई भी नहीं की गई सही ढंग से। अगर जनता फिर भी नहीं बोलेगी तो इसका मतलब तो जुडिशरी बेलगाम हो जाएगी। नेक्स्ट आर्गुमेंट, ये पीपल्स की सोवरेनिटी के अगेंस्ट है। देखो एक तरफ तो प्रियम्बल में कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब सारी जो पावर्स हैं वो जनता के पास हैं, जनता से पावर ड्रा की गई है। और दूसरी तरफ इस प्रकार से जनता अगर कुछ बोलती है जुडिशरी के अगेंस्ट, कुछ भी बोलती है तो कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये पीपल्स सोवरेनिटी के अगेंस्ट है। सबसे लास्ट में मिसप्लेस्ड लॉ। मिसप्लेस्ड लॉ देखो इसलिए कहा जाता है, आपको पता है एथिक्स में आपने
एक डॉक्ट्रिन पढ़ा होगा, अगर किसी चीज़ को हम छुपाते हैं, दबाते हैं, तो बल्कि वो चीज़ ज़्यादा फेमस होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बुक बैन की जाती है, कोई मूवी बैन की जाती है, तो बल्कि और ज़्यादा लोग उसे देखने की इच्छा रखते हैं कि ऐसा क्या है उसमें कि ये मूवी बैन हो गई। जैसे पद्मावती मूवी का एग्जाम्पल लीजिए, अगर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं जनरेट हुई होती तो शायद वो मूवी इतने ज़्यादा लोग नहीं देखते। तो अगर जुडिशरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रही है प्रशांत भूषण के अगेंस्ट, तो बल्कि और ज़्यादा लोग देखेंगे उन ट्वीट्स को। तो ये लॉ मिसप्लेस्ड है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच, और जजेस की फंक्शनिंग में रुकावट ना आए, रेपुटेशन कम ना हो, लोग अनाप शनाप एलिगेशंस ना लगाएं जिससे जनता का जुडिशरी में विश्वास खत्म हो। इन दोनों चीज़ों के बीच अगर सही मायनों में कोर्ट की फंक्शनिंग में रुकावट आती है तभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत अगर किसी ने क्रिटिसिज्म कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस ले लिया और इस प्रकार की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। इवन कंपेयर किया जाता है, देखो एक तरफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने हाल ही में टिप्पणी की कि यूट्यूब पर या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट, जैसे आर्मी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इनके अगेंस्ट ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा डल रहा है। तो हम विचार कर रहे हैं यूट्यूब या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाए। क्या हम चाहते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी कंपैरिजन हो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो शोल्डर्स हैं, बाजुएं हैं, वो इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि इस प्रकार के छोटे मोटे कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दें। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल दादा भाई नौरोजी के बारे में है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे देखो, दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था 1825 में और डेथ हुई 1917 में। तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि दादा भाई नौरोजी के जन्म को 200 साल पूरे हुए हों या फिर डेथ को 100 साल पूरे हुए हों। 100 साल डेथ को ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, 2017 में हो गए थे, और बर्थ एनिवर्सरी को 200 साल पूरे होंगे 2025 में। लेकिन आर्टिकल आया है, डिस्कस करते हैं। आर्टिकल में कहा जाता है दादा भाई नौरोजी देखो इंडियन पहले थे। अपने पूरे कैरियर में उन्होंने रिलीजियस आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी, क्लास आइडेंटिटी या फिर एथनिक डिफरेंसेस को पीछे छोड़ के इंडियन नेशनल आइडेंटिटी पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया। उन्होंने कांग्रेस के सेशन में 1893 में कहा था, हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, चाहे दूसरा कोई भी किसी भी क्रीड का हो, इन सब के ऊपर हर एक पर्सन इंडियन पहले होना चाहिए, और मैं इंडियन हूँ, मैं इन सब के ऊपर हूँ। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए। इस पर प्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले ऐसे भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए, पहले ऐसे लीडर जिन्होंने स्वराज को कांग्रेस का गोल इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा फर्स्ट मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक थिंकर। अब देखो 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं दादा भाई नौरोजी की डेथ को हुए, तो उनका जो ब्रांड था नेशनलिज्म का, उसको हम याद करते हैं। अपनी सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में दादा भाई नौरोजी इंक्लूसिव थे, वो सबको साथ लेके चलते थे। वैसे देखो, दादा भाई नौरोजी खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते थे, पारसी कम्युनिटी, जो काफ़ी ज़्यादा एफ्लुएंट है। लेकिन काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि कैसे वो सबको, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके चलते थे। उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जिस प्रकार से हो रहा था महाराष्ट्र में, उसका असेसमेंट किया, इकोनॉमिक डेटा को कंपाइल किया एक कोंकणी मुस्लिम के साथ मिलके। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर को रन किया कापोल बनिया के साथ मिलके। इसके अलावा भी जब कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी 1885 में, तो उसके बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस जो है इंडिया की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करे। नौरोजी ने पूरा प्रयास किया कि मुस्लिम्स भी कांग्रेस में पार्टिसिपेट करें। देखो उस समय सैयद अहमद खान जो एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी 1887 में। तो जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी
नेरोजी की कि कहीं इंडियन मुस्लिम्स को ये ना लगे कि कांग्रेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 1893 में काफ़ी दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच, तो उन्होंने जोसेफ बैप्टिस्टा को गाइड किया, जो कि एक ईस्ट इंडियन क्रिश्चियन थे। बाद में वो बाल गंगाधर तिलक के एसोसिएट बने। इसके अलावा फेलो पारसीज के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया था कांग्रेस के अगेंस्ट, उस प्रोटेस्ट को भी उन्होंने ओवरकम कर दिया। और 1892 में जब वो इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हूँ। इवन बहुत सारे ब्रिटिश एमपीज ने इसका विरोध भी किया और कहा कैसे आप इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हो, आप तो पारसी हो, जबकि इंडिया में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो हिंदू है और साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, पारसी पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है, कैसे आप इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हो। लेकिन इसके जवाब में दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि मैं अपने सभी कंट्री वुमेन और कंट्री मैन, जो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्रीड का हो, उनकी आवाज़ उठाऊंगा और इंडिया में सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं, इंडिया किसी एक धर्म का देश नहीं है। दिसंबर 1893 में नौरोजी जब इंडिया में लौटे थे तो लाहौर में उन्होंने एनुअल कांग्रेस सेशन को चेयर किया और उनकी उस समय जो यात्रा थी बॉम्बे से लेकर लाहौर के बीच, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे उनका स्वागत करने के लिए। बॉम्बे में ऑलमोस्ट 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। टोटल पॉपुलेशन ही उस समय बॉम्बे की 10 लाख थी। जो हिंदू प्रीस्ट हैं उनके द्वारा उनका सम्मान किया गया था। बॉम्बे के जो मुस्लिम काजी हैं वो भी उनका सम्मान करने के लिए आगे आए थे। इसके अलावा चांदनी चौक में हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ, अहमदाबाद में मिल हैंड्स, अमृतसर में सिख ग्रंथीज, सबने दादा भाई नौरोजी का सम्मान किया था। आगे देखो इसी प्रकार की बातें बोली जाती हैं, जैसे लाहौर में नौरोजी टेम्पल्स के सामने से निकले थे, टेम्पल्स, मस्जिद, गुरुद्वारा, इनके सामने से निकले थे। उर्दू के जो कपलेट्स हैं वो रिसाइट किए गए थे इनके सम्मान में। हिंदू महिलाओं ने भजन गाए थे। ये सब चीज़ें कुल मिला के देखो, इन सब पॉइंट्स की सहायता से ये बताने की कोशिश की जाती है आर्टिकल में कि उस समय इंक्लूसिवनेस ज़्यादा थी। एक बंगाली पेपर ने डिक्लेयर किया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बंगाली, हिंदुस्तानी, मराठी, पारसी, पंजाबी, मद्रासी, सब ने एक आवाज़ में बोला दादा भाई नौरोजी के सम्मान में। उस समय की दादा भाई नौरोजी की जनरेशन का जो नेशनलिज्म था वो देखो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और जनता उस नेशनलिज्म के मॉडल में विश्वास भी रखती थी। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी थी उस नेशनलिज्म के मॉडल की। काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेके दादा भाई नौरोजी का क्रिटिसिज्म भी होता है। जैसे देखो, अनटचेबिलिटी के इशू को लेके ब्लाइंड थे। इस इशू पर मतलब नौरोजी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और स्वदेशी को तो उन्होंने इंडोर्स किया, स्वदेशी का उन्होंने समर्थन किया, बट उनकी जो टैक्टिक्स थी वो संविधान के दायरे में ज़्यादा थी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिक्स जैसे मास बाइकॉट, स्ट्राइक्स, इन सब का समर्थन नौरोजी ने नहीं किया था। उस समय के देखो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो ओपन माइंडेड थे, प्रोग्रेसिव थे और क्रिटिसिज्म को वेलकम करते थे। अगर 10 या फिर 20 साल और ज़्यादा जीवित रहते नौरोजी तो शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की सहायता से ब्रिटिशर्स से आज़ादी नहीं हासिल की जा सकती। लास्ट में देखो ये कहा जाता है, अगर आज नौरोजी जिंदा होते तो वो काफ़ी दुखी होते। नेशनलिज्म को लेके जिस प्रकार का नेशनलिज्म का नैरेटिव आज के समय में हमारे देश में इमर्ज होता है, पाकिस्तान सेंटर्ड, माइग्रेंट वर्कर्स को रिलीफ प्रोवाइड करने को लेके वो सरकार से डिमांड करते, तो हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। दादा भाई नौरोजी का जो नेशनलिज्म का मॉडल था, आज भी हमें उसी तरह के नेशनलिज्म के मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है, ये राइटर बोलते हैं। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।